Recording in तो progress. बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। किस चीज को? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसकी कहानी कहां से आई कहां से नहीं आई, हमें इसे पूरा समझना है। वैसे मैं चाहूं तो अभी 5 मिनट के अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखा दूंगा और उसकी ट्रिक्स भी दे दूंगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने भी लगूंगा। ठीक है, ये 5 मिनट के अंदर हो सकता है, पर हम पूरा लेक्चर इस पर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट कहां से आया। ये बहुत जरूरी होता है ये समझना। सिर्फ ट्रिक समझ कर निकल लेना ये जरूरी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू इम्प्योर, इम्प्योर को ही हम कह सकते हैं क्या चीज? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विथ न्यू प्रॉपर्टी, विथ न्यू प्रॉपर्टी। अभी नहीं आया होगा समझ में? ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं सारी चीजें इसके बारे में। ठीक है, देखो बेटा क्या था, बात कहां से चालू हुई, समझना मोहित भाई। ठीक है, यहां पर हमने ये कार्बन लिया और इस कार्ब CH4 का मॉलिक्यूल हमने बनाया, CH4। ये CH4 का एक मॉलिक्यूल होता है। यहां पर CH4 का शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल शेप होता है, यानी दो हाइड्रोजन कैसे होते हैं? प्लेन में। एक होता है प्लेन के बाहर और एक होता है प्लेन के अंदर की ओर होता है। इसे हम टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। यहां एंगल कितना आता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, अभी हाइब्रिडाइजेशन को भूल जाओ कि आप हाइब्रिडाइजेशन जैसी कोई चीज पढ़ रहे हो, अभी भूल जाओ, बिल्कुल इस चीज को भूल जाओ। अभी सिर्फ इस बात को समझो जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। ये CH4 का मॉलिक्यूल है। अगर हम कार्बन देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। क्या बात है यार, 6 होता है, 6। ठीक है, 6 होता है। तो यहां पर देखा भाई, 1s2, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन इसकी बनाएंगे, 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा? 4, है ना? 8 नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, 4 कह रहे हो। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना करना है? 6 करना है, तो कितने आ जाएंगे? ये आ गए। ये एक्चुअल में इसकी होती है ग्राउंड स्टेट। क्या होती है? ग्राउंड स्टेट। लेकिन जैसे ये रिएक्ट करने जाता है तो ये क्या करता है, आपको मालूम होना चाहिए। ग्राउंड स्टेट में ये ऐसे बन रहा है, देखो पहले तो ये बता दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसे और मिल जाए तो हाफ फील्ड हो जाएगा कि नहीं? स्टेबिलिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है। तो इसीलिए ये मोर स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाकर यहां जम करा देता है। तो हम इसे बोलते हैं, इसकी ये कौन सी स्टेट आ गई है? एक्साइटेड स्टेट आ गई है। क्या आ गई है बेटा? ये एक्साइटेड स्टेट आ गई इसकी। और जब एक्साइटेड स्टेट आ गई है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s1 और 2p3। अब हाफ फील्ड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बेटा? और ये ज्यादा स्टेबल हो गया बच्चे। 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सब हाफ फील्ड हो गए। ये ज्यादा स्टेबल हो गया बच्चों। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो ये है 2s, ये होता है 2px, ये हो गया 2py और ये हो गया 2pz। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? 1 होता है। तो 1 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या होगी? 1s1 होगी। यानी इसके s में 1 इलेक्ट्रॉन खाली है कि नहीं है? तो देखो 4 हाइड्रोजन जाएंगे और 4 हाइड्रोजन इसके साथ में पेयरिंग कर लेंगे, कार्बन के साथ में ऐसे पेयरिंग कर लेंगे, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करा देंगे। एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ये पेयरिंग हो जाएगी। एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ये पेयरिंग हो जाएगी। एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ये पेयरिंग हो जाएगी। समझ में आ रही है बात?
सभी हाइड्रोजन ने यहाँ आकर, 4 हाइड्रोजन ने आकर इसके साथ में बॉन्ड बना लिया और क्या बनाया, CH4 बनाया। समझ में आ रही है बात? इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शेयर करके, तो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। अच्छा, एस और पी की एनर्जी अलग अलग है। एस की एनर्जी कितनी है, कम है, कम है क्या? अरे यार, वो ऑर्बिटल की नहीं थी, वो ऑर्बिट की एनर्जी थी भाई, वो भी हाइड्रोजन की थी। कहां का कहां कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करो दोबारा, ठीक है? तो यहाँ एस की एनर्जी कम रहेगी, कम एनर्जी का ऑर्बिटल है, इसीलिए हम पहले भरते हैं इसे। और फिर यहाँ पर कौन आ जाएगा, 2p आ जाएगा, इसकी एनर्जी ज्यादा है, मतलब यहाँ एनर्जी का डिफरेंस। इन तीनों की एनर्जी लगभग सेम है, पर देखो अगर बहुत अंदर जाकर हम देखें तो इनकी भी एनर्जी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट रहेगी, बहुत स्लाइटली डिफरेंट रहेगी, पर डिफरेंट रहेगी। पर चलो फिर भी हम एक सा मान लेंगे, ठीक है? अब देखो बेटा, एनर्जी हम जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी के। स्टेबिलिटी के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर इनका अलग अलग एनर्जी है, अगर एनर्जी ज्यादा है तो याद रखना स्टेबिलिटी कम रहेगी, स्टेबिलिटी कम रहेगी तो बॉन्ड बड़ा बनेगा, क्योंकि वो वीक बॉन्ड होगा। तो एनर्जी कम होगी तो बॉन्ड कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा, छोटा रहेगा। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और बॉन्ड कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा और बॉन्ड छोटा रहेगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा, उन्होंने कहा कि हो ना हो, कार्बन के सारे कौन है, एस ऑर्बिटल्स है, सारे के सारे, सॉरी हाइड्रोजन के तो सारे के सारे क्या है, एस है। तो इन सब की एनर्जी तो बराबर है, इन सब की एनर्जी बराबर है, पर इनमें से कोई एक हाइड्रोजन एस के साथ ही तो लग रहा होगा, कार्बन के एस के साथ लग रहा होगा कि नहीं? और वहां उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, छोटी, और पीएक्स वाले की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, बड़ी। और यहां पर जो पी वाई के साथ लग रहा है उसकी और बड़ी बॉन्ड लेंथ, और पी जेड की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होनी चाहिए, यानी सबकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट के हिसाब से उन्होंने सोचा, कैसी होनी चाहिए, अलग अलग बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए सबकी, ठीक है? सबकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग होनी चाहिए। अब अगर हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो बॉन्ड तोड़ने में जो हम एनर्जी देते हैं उसे हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को डिसोशिएट करने वाली एनर्जी, तो बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी। तो उन्होंने कहा ये सभी हाइड्रोजन के बॉन्ड्स अलग अलग एनर्जी से टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे, क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग है। देखो हाइड्रोजन के तो सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, क्योंकि ये सभी आपके 1s से लग रहे हैं, सबकी एनर्जी सेम है। कार्बन के जो ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी अलग अलग है ना, तो इससे बॉन्ड लेंथ पे तो फर्क पड़ेगा, और फर्क पड़ेगा तो ये सारे बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए। तो इन सबकी बॉन्ड एनर्जी भी कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है? अब तीसरी बात, तो पहली बात आ गई बॉन्ड लेंथ की, दूसरी बात आ गई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। अब तीसरी बात कौन सी आ गई, तीसरी बात ये आ गई कि यहां पर एंगल कितना होना चाहिए। तो चलो एस तो स्फेरिकल है, लेकिन ये पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तो पी एक्स कैसे में होता है, एक्स एक्सिस में, पी वाई कैसे में होता है, वाई एक्सिस में, पी जेड कैसा होता है, जेड एक्सिस में। और ये सब एक दूसरे से कितने डिग्री पर होते हैं, तो इन सबको भी एक दूसरे से कहां लगना चाहिए, ये सारे बॉन्ड को 90 डिग्री पर लगना चाहिए। ऐसा थ्योरेटिकली उन्होंने सोचा, किसने सोचा, साइंटिस्ट वगैरह ने सोचा कि कार्बन सारे हाइड्रोजन जो लगे हैं सबकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग होनी चाहिए, सबका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है? और तीसरी बात क्या सोची उन्होंने, बॉन्ड लेंथ सबकी अलग अलग होनी चाहिए। तो एक तो उन्होंने सोचा कि बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए बेटा, डिफरेंट डिफरेंट, सारे हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ अलग अलग होनी चाहिए कार्बन के साथ। दूसरी बात उन्होंने क्या सोचा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए सबकी। और तीसरी चीज उन्होंने सोची, यहां सबके बीच में एंगल कितना होना चाहिए। अब उन्होंने इसके मॉलिक्यूल को लिया, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं CH4, तो सपोज करो इसका क्रिस्टल लिया उन्होंने, हालांकि क्रिस्टल नहीं है, ये तो गैस है, ठीक है? और इस चीज को उठाकर उन्होंने
एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में रखा। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या है? ये एक वह टेक्निक होती है जिससे आप बॉन्ड लेंथ वगैरह, बॉन्ड एनर्जी, ये सब कुछ आप चेक करते हो। टेक्निक है, प्रैक्टिकली मशीन नाप कर दिखाएगी आपको बॉन्ड लेंथ वगैरह सब कुछ ये देगी। ठीक है, तो जब इससे चेक किया गया, उन्होंने कहा चेक करते भाई हमारी थ्योरी क्या कहती है। तो उन्होंने देखा कि यहां पर बॉन्ड एंगल सबसे पहले कितना आ रहा है। उन्होंने ये देखा कि जो बॉन्ड एंगल है वो कितना आ रहा है, बॉन्ड एंगल। तो उन्होंने देखा कि मशीन में ये 109 डिग्री 28 मिनट का आ रहा, होना कितना चाहिए, 90 डिग्री। ये तो इससे बहुत ज्यादा हो गया। दूसरी बात, उन्होंने देखा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबकी अलग अलग होनी चाहिए, सबकी सेम निकली। उन्होंने कहा बॉन्ड लेंथ सबकी अलग अलग होनी चाहिए, बॉन्ड लेंथ सभी की कैसी निकली, सेम निकली, सबकी सेम निकली। मतलब कम एनर्जी देने पर ये नहीं होगा कि कोई एक ही विशेष हाइड्रोजन वही टूटे, वही टूटे, कोई सा भी टूट सकता है, क्योंकि सबकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसी है, सेम है, बॉन्ड लेंथ कैसी है, सेम है। उन्होंने कहा ये क्या घपला होगा। तो उन्होंने कहा यार इसे तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और इसे अब हमें रोजमर्रा की जरूरत में लाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ होता है, अगर इसमें हो रहा है तो बाकी सब में भी हो रहा होगा, तो इसे हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कोवलेंट कंपाउंड्स में इसे हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में हमें इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आयनिक में नहीं करेंगे, क्योंकि वहां शेयरिंग नहीं होती है, वहां शेयरिंग नहीं होती। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट फिर सोचा, मन में सोचा, मन में सोचा, कैसे सोचा देखना। उन्होंने कहा देखो हाइड्रोजन जितने हैं, जो चारों हाइड्रोजन है, इन सब की एनर्जी तो बराबर है, क्योंकि इनका ऑर्बिटल सेम है, 1s 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 1s। तो बनी बात है, ये अगर कुछ घपला हो रहा होगा तो ये कार्बन के ऑर्बिटल्स में हो रहा होगा। ये हाइड्रोजन तो कहीं से भी आ सकते, हाइड्रोजन तो फ्री है भाई, चारों हाइड्रोजन फ्री है, वो कहीं से भी आ जाए। तुम फ्री हो, मेरे घर का दरवाजा अगर इस डायरेक्शन में नहीं होता, ईस्ट में नहीं होता, वेस्ट में होता, तुम वहां से आ जाते, नॉर्थ में होता तुम वहां से आ जाते, साउथ में होता वहां से आ जाते। ठीक है, तो तुम कहां से आओगे ये किस पे डिपेंड करेगा, मेरे घर के दरवाजे पर। तो ऐसे ही जो कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स कहीं ना कहीं से अपने आप को असाइन कर रहे हैं, कहां पर, 109 पे ना करके ये कहां पर असाइन कर रहे हैं, 90 डिग्री पे ना करके ये कहां असाइन कर रहे हैं, 109 डिग्री पर कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं, यानी ये जो घपला हो रहा है, ये घपला कहां हो रहा है, कार्बन के ऑर्बिटल्स के अंदर हो रहा है, हाइड्रोजन के अंदर नहीं हो रहा। हाइड्रोजन तो कहीं से भी आके लग जाए भैया, उसे तो लगना है, वो तो यहां से आके लग जाएगा, तुम ऐसे लगोगे, एक ऐसे लगेगा तो यहां से आके लग जाएगा, एक ऐसे लग जाएगा तो वो यहां से आके लग जाएगा, नहीं आई समझ में। ठीक है, तो वो तो यहां से लगने को तैयार है, चाहे जहां से आके लगने को तैयार है। तो बनी बात है, ये ऑर्बिटल्स के जो एंगल का घपला है वो कहां हो रहा है, कार्बन के ऑर्बिटल्स में हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने कहा, क्या कहा, कहने लगे अगर बॉन्ड लेंथ सेम है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी सेम होगी, और बॉन्ड लेंथ भी किस पर डिपेंड कर रही है, ये चारों हाइड्रोजन की तो सेम है, तो ये भी कार्बन के ऑर्बिटल्स के अंदर ही कुछ ना कुछ हो रहा है, इनकी बॉन्ड लेंथ सेम हो जा रही है। तो उन्होंने कहा कैसे हो जा रही, बॉन्ड लेंथ कैसे सेम हो जा रही है भाई, जब ये एक एस है, एक पी एक्स, एक पी वाई, एक पी जेड है, चलो हमने मान लिया पी एक्स, पी वाई और पी जेड तीनों की एनर्जी बराबर है, एस की एनर्जी तो कम है ना, तो कम से कम एक हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ तो अलग होनी चाहिए, एक हाइड्रोजन की तो बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए ना, है ना, वो तो एक की भी अलग नहीं हो रही है, एक की भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग नहीं है, सबकी बराबर है। तो उनके समझ में नहीं आया, तो उन्होंने सिंपल एग्जाम्पल उठाया। क्या उठाया, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, एक बच्चा है, ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि एक बच्चा है, और वह बच्चा ये मान लो कि है, वो बच्चा अपने स्कूल में क्या लेकर आता है, चिप्स लेकर आता है, ठीक है, खाने के लिए चिप्स लेकर आता है। दूसरा बच्चा पराठा लेकर आता है, तीसरा बच्चा ये समझ लो कि वेज बिरयानी लेकर आता है,
ठीक है, चौथा बच्चा जो है वो हलवा लेकर आता है। अब हमें चारों को बराबर एनर्जी देनी है, टीचर बचपन में करवाती थी ना, चारों को बराबर एनर्जी देनी है। बराबर एनर्जी होगी तभी तो आपका डिसोसिएशन बराबर होगा, बॉन्ड लेंथ तभी बराबर होगी, है ना। तो टीचर क्या करेगी, तो चारों का टिफिन लेगी, सब चीजों को मिलाएगी और उसका क्या कर देगी, मिक्सअप हलवा बना देगी। अब वो हलवा सबको बराबर दिया जाए, हाँ हंसने की बात नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब वो हलवा सबको बराबर दिया जाए तो सबको क्या मिलेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एनर्जी का, कैलोरीज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसे कुछ यहां होता होगा। उन्होंने कहा कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं, याद रखना कार्बन के खुद के ऑर्बिटल्स, कार्बन के जो ऑर्बिटल्स होते हैं प्योर ऑर्बिटल्स, ये कौन से ऑर्बिटल हैं, प्योर ऑर्बिटल्स जो रहते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरमिक्स, क्या होते हैं, और इंटरमिक्स होते हैं। तो जैसे ये एस है, ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जेड है। तो एस थोड़ा सा पार्ट अपने पास रखेगा, उतना ही पार्ट पी एक्स को दे देगा, उतना ही पार्ट पी वाई को दे देगा, उतना ही पार्ट पी जेड को दे देगा। ऑर्बिटल्स की एनर्जी का, ठीक है। ऑर्बिटल्स, अब देखो यहीं पर चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ऑर्बिटल तो वह पाथ है जहां वो घूमते हैं, तो ये पाथ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमना चालू करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर वहां पड़ा, तभी मैं वहां एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहता हूं क्या, एटम को समझना हंसी मजाक नहीं है। ये आदमी कहता है हाँ भाई एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा है, लास्ट में कह दिया गया एटम को नहीं समझा जा सकता, एटम को अगर समझना है तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन समझनी पड़ेगी। तो वही मैं कह रहा हूं, देखो यहाँ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स मतलब घूमने का पाथ, उस पाथ की इंटरमिक्सिंग हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन में उस पाथ की इंटरमिक्सिंग होती। तो अब आप क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन राउंड चक्कर लगा रहा, वो एस के भी उसमें गुण आ जाएंगे, पी के भी आ जाएंगे, पी एक्स के भी आ जाएंगे, पी वाई के भी आ जाएंगे, पी जेड के भी आ जाएंगे। अभी समझो, आगे समझ में आएगा। तो एस आपने सबको बांट दिया, और कैसा बांट दिया, बराबर बांट दिया। अब पी एक्स ने भी थोड़ा सा पार्ट उठाकर एक्स को दे दिया, पी एक्स हो गया, पी एक्स हो गया, पी एक्स हो गया, ये एस था, और यहां भी पी एक्स इतना है। अब पी वाई ने इसे उठाकर दे दिया पी वाई, इसे उठाकर उतना दे दिया पी वाई, अपने पास भी उतना ही रखा पी वाई, और ठीक है ये आ गया पी जेड, तो पी जेड का भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये क्या बन गई, खिचड़ी, क्या बन गई, अब ये इंटरमिक्सिंग हो गई। अब इन सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी हो गई है, सेम हो गई, क्या हो गई है। तो अब ये जो नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ, पहले मैं इसे अलग लिख लूं, अभी तक ये कैसे थे, ये थे प्योर ऑर्बिटल्स, कैसे थे, ये सब प्योर ऑर्बिटल्स थे अभी तक बेटा, याद रखना। अब इनकी इंटरमिक्सिंग हो गई है, क्या हो गई है, इंटरमिक्सिंग हो गई है। तो अब ये क्या प्योर रहे, नहीं रहे ना। तो जब इनकी इंटरमिक्सिंग हो जाती है तो अब इन्हें क्या कहते हैं, अब इन्हें कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब होता है मिक्सचर, इम्प्योर। जैसे गाड़ियों में हाइब्रिड गाड़ी आती ना, बिजली से भी चलेंगी, पेट्रोल से भी चलेंगी, या गैस से और पेट्रोल से चलेंगी। तो ये बन गया क्या चीज, हाइब्रिड। तो यहां पर नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ, जिनकी क्या हो गई, एनर्जी इक्वल हो गई। और ये जो इंटरमिक्सिंग की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं, तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, द इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। इसकी डेफिनेशन हो गई, इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। इसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये क्यों हुआ, ताकि यहां पर ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी बन सके, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बन सके, और साथ में एक चीज और हो सके, वो क्या था, अगर इक्वल एनर्जी हो जाएगी तो देखो बॉन्ड डिसोसिएशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बॉन्ड लेंथ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दोनों एनर्जी से रिलेटेड है। लेकिन एंगल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, तो बनी बात है ये एंगल को भी मेंटेन करने के लिए ऐसा करते हैं, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन,
प्रॉपर ओरिएंटेशन में लेकर आना, प्रॉपर ओरिएंटेशन में लाने के लिए ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का एम क्या है? टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की ये जरूरत पड़ी। उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन को होते हुए नहीं देखा, क्योंकि खाली जगह या एनर्जी एक दूसरे से मिलेगी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी कि वो मिल रही है कि नहीं। तो ये हाइपोथेसिस है, ये परिकल्पना है, चीजें ऐसे हो रही हैं, हवा नहीं दिखती है, हवा के इफेक्ट दिखते हैं। उन्होंने कहा ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो इस चीज को बाकियों पर अप्लाई करके देखा, वहां भी हो रहा है। तो उन्होंने कहा ये हमारी परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस सही है, सटीक है। तब से हम इसे मानने लगे और इसकी चीजें अकॉर्डिंग होती हैं। और ये परिकल्पना, ये हाइपोथेसिस हर चीज को एक्सप्लेन कर पाती है, तो इसीलिए ये वैलिड हो गई। इसीलिए कॉन्सेप्ट चला हाइब्रिडाइजेशन का, और जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसे समझ लो ये कहां से आया। हाइब्रिडाइजेशन निकालना सबको आ जाता है, पर जरूरत कहां से पड़ी और वो क्या कर रहा है। तो मैक्सिमम बच्चों को बस यही याद आता है, ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी बनाने वाला। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन समझ में नहीं आता। 90 डिग्री से 109 डिग्री कैसे हो गया? इट इज ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हुआ है। समझ में आ रही है बात? ये किसकी वजह से हुआ है? हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हुआ है। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में आ गया, वो 90 डिग्री से 109 डिग्री में आ गया और सभी की एनर्जी बराबर हुई। अब मेन बात ये होती है इसमें, मेन बात ये होती है कि नए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे। तो जितने प्योर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अरे जितने बच्चों का टिफिन आएगा हलवा बनने के लिए उन सबको ही तो दिया जाएगा, तो उतने ही तो होंगे। कोई एक्स्ट्रा बाहर से नहीं आएगा और किसी के लिए बचाया नहीं जाएगा। तो जितने आएंगे, ठीक है ना, जितने भी प्योर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म is equals to number of orbitals participating in hybridization। तो जितने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे बेटा। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है। दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन किस में होता है? तो हाइब्रिडाइजेशन दो एटम के बीच में नहीं होता है, दो एटम के ऑर्बिटल्स के बीच में नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन सेम एटम के लगभग सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स के बीच में होगा। हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस between orbitals of same atom, उसी एटम के ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा। बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम एंड ऑर्बिटल्स मस्ट हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल, सेम एनर्जी लेवल होना चाहिए, सेम एनर्जी लेवल होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो? मतलब ये है कि कार्बन का ये है 6, तो ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2 और ये हो गया 2p2। एक्साइटेड स्टेट में कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को s से निकाल कर यहां डाल दिया तो 2s1 और 2p3। समझे हो? तो इसमें क्या हो जाएगा, ये s सेकंड का है, ये p सेकंड का है, इनके ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। 1s का ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया। 1s का 2s से एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और यहां जो ऑर्बिटल्स की लगभग ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती है वही पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। तीसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस, या
हम इसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रॉन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन किस में हो रहा है? ऑर्बिटल्स में होता है। इट इज ऑर्बिटल्स which takes part in hybridization। हाइब्रिडाइजेशन में कौन टेक पार्ट करता है? ऑर्बिटल टेक पार्ट करते हैं। कभी भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन किसी एक एटम का होता है, मॉलिक्यूल का कभी नहीं होता है, ठीक है। एन एटम इन मॉलिक्यूल हैज हाइब्रिडाइजेशन। देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। कभी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा मेरे बच्चों। जैसे CH4 है, CH4 का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। CH4 के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा। समझ में आ गई बात? हाइब्रिडाइजेशन कभी भी किस में नहीं होगा? आयनिक कंपाउंड में नहीं निकालोगे। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड में होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कहां होता है? हाइब्रिडाइजेशन ओनली टेक्स प्लेस in covalent and coordinate compound, and not in ionic compound। तो आयनिक कंपाउंड में हम इसे नहीं लगाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है बच्चों? ठीक है। जो अगर कुछ मिस कर रहा हो तो वो वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हुई। अब मैं निकालना बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन। जैसे देखो, यहां किस किसने पार्टिसिपेट किया बच्चों? एक एस ने और 3 पी ने, ठीक है। तो ये अभी क्या था? एस ऑर्बिटल था। क्या था? एस ऑर्बिटल था। तो अब इसे क्या कहोगे? तो अब ये एस तो रहा नहीं, एक एस और इसमें 3 पी है, एक एस और 3 पी है, तो हम इसे बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसे क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अगर एक एस और 2 पी मिलकर ये बना रहे होते तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक एस और एक पी मिलकर बना रहा होता तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और एक अकेला एस बना रहा होता तो एक अकेला कैसे बनाएगा? कई लोग बोलने लगे एस एस हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक अकेला तो प्योर हो गया ना। समझ में आई है? तो कम से कम 2 ऑर्बिटल तो चाहिए इंटरमिक्सिंग के लिए। हाँ बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी। अभी रुक जाओ, बात करेंगे। वो बहुत प्रैक्टिकलिटी में तुम जा रहे हो, अभी हम बात करेंगे। ये sp3 हो गया, इसे भी हम sp3 बोलेंगे और इसे भी क्या बोलेंगे? अब देखो बेटा, अब हम बात करते हैं, ये प्योर ऑर्बिटल्स अलग शेप के होते हैं। जैसे s कैसा होता है? s का शेप होता है स्फेरिकल। p कैसा होता है? डंबल। बात समझ में आ रही है? अब आपने एक s और p को मिला दिया, ये प्योर है। कैसा है? लेकिन जैसे ही आप मिलाओगे तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो ऐसा बनेगा, जिसमें ये वाली नोट क्या हो जाती है? छोटी। इसमें एस के कैरेक्टर भी जुड़ गए और पी के भी कैरेक्टर आ गए, ठीक है। तो अब नया पाथ कुछ ऐसा हो गया घूमने का, ठीक है। नया पाथ कुछ ऐसा हो गया अब इसका घूमने का। तो जैसे ये हमने मेलोडी वाली टॉफी ले ली, तो मेलोडी में देखो दोनों तरफ है। नॉर्मली टॉफी कैसी होती है?
ऐसी तो रहती है टॉफी, बांधते हैं तो दोनों तरफ वो निकला रहता है, ये निकला हुआ है। समझ गए कि नहीं? अब ये क्या बन गई, मेलोडी टाइप की टॉफी बन गई। यहाँ ये वाली नोट छोटी हो जाएगी तो हम इसे बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप अलग हो जाता है। अब शेप एस जैसा रहेगा कि पी जैसा रहेगा, तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि किसका परसेंटेज कितना है। जैसे हमने बोल दिया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो देखो s का परसेंटेज कितना है। मैंने 100 रुपए दिए, मैंने 100 रुपए दिए। एक बहन 3 भाई हैं, बहन को कितने मिल रहे? 25, और बाकी 3 भाई को 75 मिल रहे। तो यहाँ पर कितना हो गया? 25%। और यहाँ कितना है? 75%। तो इसमें पूरा ज्यादा से ज्यादा शेप किसका मिल लगेगा? पी का, क्योंकि यहाँ परसेंटेज कैसा है? ज्यादा है। अब मैंने लिया sp2, तो एस का परसेंटेज कितना हो गया? 100 रुपए दिए और 3 लोगों में बंटना है, हर किसी को कितना मिलेगा? कहना नहीं मालूम, 100 को डिवाइड करो 3 से तो कितना आएगा? 33.33%। तो पी को कितना मिला? हर एक पी को 33 तो कितना जोड़कर हो गया? 66.66 या 67 कर दो परसेंट। तो अब यहां देखो, एस का शेप डोमिनेट करता जा रहा, थोड़ा सा एस का ज्यादा आ गया, पी का थोड़ा कम हो गया। अब यहां जो हाइब्रिडाइजेशन अगर एस पी है तो कैसा हो जाएगा? एस का कितना है? 50%, और पी का कैसा है? 50%। तो अब एस का परसेंटेज बढ़ गया, तो अब इसका शेप भी ठीक है। तो अब आप कहोगे यहाँ ओरिएंटेशन से क्या मतलब है? मतलब वही बात आ गई कि आपने कहा कि आप कौन से पाथ में घूमेगा। तो जब एस का परसेंटेज बढ़ जाता है तो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास आ जाता है, इसका ये गुण आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एस ज्यादा पास में होता है न्यूक्लियस के। अरे किसी भी ऑर्बिटल को भरते हो आप, चलो आपने फोर्थ फोर्थ ऑर्बिट को भरा, तो फोर्थ ऑर्बिट में पहले 4s भरोगे ना, फिर 4p भरोगे, और फिर क्या भरोगे? 4d। और अंदर के ऑर्बिटल्स की कम एनर्जी होती है, और कम एनर्जी वालों को पहले भरते हैं। तो इसका मतलब 4s की एनर्जी कम है, और कम है तो इसका मतलब 4s न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। 4s न्यूक्लियस के अब ज्यादा पास है, तो s न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है। तो अब जब s के परसेंटेज ज्यादा हो गए तो ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा। कौन सा? sp हाइब्रिडाइज। और जब ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन का निकलना इतना आसान होगा? नहीं होगा। तो यहाँ क्या ज्यादा हो जाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या ज्यादा हो जाएगी? तो देखो हाइब्रिडाइजेशन किस चीज को इफेक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी इफेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं 3 कार्बन दे दूं, एक कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? sp, क्योंकि उसमें s के परसेंटेज क्या हो गए? ज्यादा हो गए, तो उसकी वजह से उसका ऑर्बिटल क्या हो गया? न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आ गया, तो उस इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो गया। बल्कि वो और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लास्ट ऑर्बिट से निकलते हैं, और लास्ट ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स का ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, सभी ऑर्बिटल्स का नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? हाँ। एस का परसेंटेज बढ़ गया, ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास आ गया, मतलब इसकी पाथ अलग हो गई बाकी इलेक्ट्रॉन से। जब ये प्योर था तो उससे इसकी पाथ अलग हो गई कि नहीं हो गई? तो देखो इसने ओरिएंटेशन चेंज किया कि नहीं किया? और प्लस ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास आ गया, तो अब न्यूक्लियस के पास ज्यादा पास ये ऑर्बिटल आ गया। अब इसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आना है या इसी से जाना है, तो निकलना तो इलेक्ट्रॉन का मुश्किल हो जाएगा और आना आसान हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन इजिली लेते हैं उन्हें हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते कि नहीं कहते? तो हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट कर रहा कि नहीं? यही बात तो बता नहीं की हमें। हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करता है। हाइब्रिडाइजेशन जितना कम होगा, एलिमेंट उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करता है।
जितना कम हाइब्रिडाइजेशन होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यानी हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ोगे 11 12 तक पहुंचते पहुंचते, उनमें से एक फैक्टर ये भी है, हाइब्रिडाइजेशन भी है। सारी चीजें रिलेट करनी पड़ती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन है। अब सोचो इलेक्ट्रॉन में एस के भी गुण आ गए, पी के भी गुण आ गए, वो अलग तरीके से घूमने लगा। तो अभी तक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली, इलेक्ट्रॉन है, हम कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा, ज्यादा से ज्यादा डम्बल में घूमने लगा भैया, है ना, डम्बल शेप में घूमने लगा, डी डबल डम्बल कर दो उसमें घूमने लगा। इतना आसान है क्या? अब हाइब्रिडाइजेशन जरा लगाओ इसके अंदर। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ घूम रहा है, कैसे कैसे घूम रहा है, क्या डम्बल में घूम रहा, डबल डम्बल में घूम रहा, जब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। समझ में आ रही है बात? तो अब उसका पाथ कोई डिफाइनेबल रह गया। अब सोचो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, नील्स बोर ने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन ऑर्बिट में घूमते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम एन एच बाय 4 पाई के 4 पाई था 2 पाई सॉरी के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। तो वो कह रहा लो फिक्स फिक्स जगह बता रहा है ना, और वो डिस्टेंस भी कैलकुलेट करके बता रहा, लो भैया इतनी डिस्टेंस पर है इलेक्ट्रॉन, 51 पिकोमीटर, याद आया? ठीक है, 52 था, 53 पिकोमीटर सॉरी, अब वो फ्लो फ्लो में हो जाता है। कितनी दूरी पर है इलेक्ट्रॉन, है ना? अब बताओ इतनी दूरी पर है इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल हाइजेनबर्ग बिल्कुल सही है, वो कह रहा है आप बता ही नहीं सकते हो ना पोजीशन। अब मैं तो कह रहा हूं कि पूरे उस पर देखो सवाल उठ गया कि नहीं उठ गया एटॉमिक स्ट्रक्चर पर, है ना? तो अब यहां पर कहानी क्या आ गई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, आप उसी से समझ सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो अगर एटम का स्ट्रक्चर आप सोचो कि आप बना ले जाओगे, आप नहीं बना पाओगे, बता भी नहीं पाओगे शब्दों में। और अभी तो एस और पी की बात है भैया, हाइब्रिडाइजेशन में तो देखो ये भी आएगा sp3d2, अब डी में आ गया डबल लंबे, नहीं वो नहीं आता, वो नहीं आता है, वो भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं आता है। समझ में आ गई बात, नहीं आई? एफ काफी अंदर पड़ जाता है, एफ के लिए हमें बाहर की ऑर्बिटल खोलनी पड़ेगी, और बाहर की ऑर्बिटल में एस और पी आ पाएगा और डी आ पाएगा। है कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो आप उससे बना ही नहीं पाओगे, हम कह रहे कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो नहीं बना पाते, क्योंकि एफ जब आप खोलते हो तो उसे आपको थर्ड लास्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? थर्ड लास्ट करना पड़ता है एफ जब आप खोलते हो, देख लो ना कैसे, 1s 2s, चलो इसे ऐसे बना कर देखते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f। समझ में आई ये बात? अब देखो अगर हमें एफ बनना है, लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, सेकंड लास्ट में 18 से ज्यादा नहीं रह सकते, परेशानी है ना। और एफ बनने के लिए आपको कितने चाहिए, तो देखो 8 तो ये होगा, 10 ये होगा, 18 तो चाहिए, 18 के बाद आप एफ को भरोगे ना। तो अब जरा यहाँ देखो, 1s भरा, फिर कौन भरा 2s, फिर कौन भरा 2p और 3s, फिर कौन भरा 3p और 4s, अब 3d जब हमने भरा तो ये आ गई कौन सी, थर्ड लास्ट हो गई कि नहीं हो गई, सॉरी सेकंड लास्ट हो गई। पहले हमने 4s को भरा, फिर हमने 3d को भरा, तो सेकंड लास्ट हो गई कि नहीं हो गई? अब देखो 4d 5p 6s को भरा, अगर हमें f को भरना है, किसे भरना है, यहां इस f को अगर हमें भरना है तो हमें देखो पहले किसे भरना पड़ेगा, फिर किसे भरना पड़ेगा, 5p बनना पड़ेगा 6s, यानी ये लास्ट हो गई, ये सेकंड लास्ट हो गई। थर्ड लास्ट में ही हमेशा किसे भर पाओगे आप, एफ को भर पाओगे। थर्ड लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं या कहां आते हैं, लास्ट और सेकंड लास्ट में, थर्ड लास्ट का कभी नंबर ही नहीं आएगा, इसलिए एफ का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। और हाइब्रिडाइजेशन एफ तक क्यों नहीं पहुंचता, ये भी अभी हम बता रहे हैं, डी का भी पूरा हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, अभी हम बता रहे हैं उसके बारे में। उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर
मैक्सिमम कोवैलेंसी रिस्पॉन्सिबल है। अभी बता रहे हैं कैसे। ये समझ में आ गया बेटा? ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हाइब्रिडाइजेशन जो रहता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी अफेक्ट करता है। ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या करता है आपने देख लिया, हाइब्रिडाइजेशन क्यों करता है ये आपने देख लिया। ठीक है। अब हम सीखेंगे किस चीज को, हाइब्रिडाइजेशन को निकालना। हाइब्रिडाइजेशन को निकालना, और उसे निकालने से पहले एक स्टेटमेंट छोटा सा, वो छोटा स्टेटमेंट ये है कि जो पाई बॉन्ड होते हैं, कभी भी पाई बॉन्ड बनेगा, डू नॉट पार्टिसिपेट, डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बिल्कुल पक्का रूल है ये। पाई बॉन्ड कभी भी देखोगे तो जो पाई बॉन्ड है उसके बॉन्ड को आपको हाइब्रिडाइजेशन, उसके ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कराना है। अभी समझ में आ जाएगा क्यों। लेकिन एक बात अभी से एडवांस में बता दूं, अभी पहुंचोगे जीओसी में तो वहां तुम ये देखोगे कुछ पाई बॉन्ड ऐसे भी हैं उनके ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। तो ये पहले ही से अनाउंस कर दो, नहीं तो आगे जाके मेरा दिमाग खाओ, अरे सर पाई बॉन्ड बना है और आप कह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, कैसे हो गया हाइब्रिडाइजेशन। तो वो मैं पहले ही बता दूंगा। ठीक है। लेकिन अभी के लिए तो आप ये बात याद रखो कि पाई बॉन्ड डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालते हैं इसे हम लोग सीखेंगे कल। ठीक।